नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो वीडियो है अब ये 3-4 दिन के बाद अपलोड हुआ है और उसका कारण जो था वो कारण था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं अपलोड कर पाऊँ, लेकिन चूँकि सब लोग थे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकल पा रही थी। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं पहले स्टोरी को सर्च करूं, स्टोरी को स्टडी करूं और उसके बाद फिर आप तक पहुंचा सकूं। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूं, लेकिन हाँ, वीडियो आया है, स्टोरी आई है और स्टोरी भी ऐसी है जो दिल दहला देने वाली हैं और अपनों के बीच में ही अपने सुरक्षित नहीं है। सच बताऊं तो आज की स्टोरी जो है वो ये बताती है। तो दोस्तों, अब वारदात शुरू करें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं और पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ परिवार के मेंबर बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आप तक वीडियो का अपडेट आ जाएगा। और इसके अलावा कमेंट, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कहना चाहते हैं या कॉम्प्लीमेंट कहना चाहते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है मीटू से। अगर आप कोई सलाह सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कमेंट करके। आपके जो सजेशन हैं वो भी अप्लाई होंगे। तो चलते हैं वारदात की तरफ। ये वारदात है 8 मई 2023 की और ये वारदात है छत्तीसगढ़ की। ये वारदात है रायपुर के पास के एक गांव की। रायपुर के पास एक ज़िला है महासमुंद और वहाँ का थाना है सिंघोड़ा, और सिंघोड़ा थाना का ही एक गांव है जहाँ की ये वारदात है। इस गांव में एक परिवार रहता है, प्रभात धोबी, उनकी माँ और उनकी बीवी सुलोचना धोबी और प्रभात जी के 2 बच्चे उदित और अमित। 5 लोगों का परिवार है और 5 लोगों के परिवार में जो छोटा बेटा है अमित, वो रायपुर में रहकर MBBS की तैयारी कर रहा होता है। उदित जो है वो अपने माता पिता के साथ, दादी के साथ वहीं उसी गांव में रहता है। 8 मई की बात है। 8 मई को उदित अपने चाचा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेन करवाता है कि मेरे दादा, मेरी दादी और मेरे माता पिता तीनों 3 दिन पहले रायपुर के लिए जाते हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए हैं। और उनका हम फ़ोन कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन जो है वो नहीं लग रहा है। कंप्लेन लिखवाने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद फिर वो उदित को बताते हैं, सॉरी अमित को बताते हैं, छोटे भाई को, कि ऐसे ऐसे करके और माता पिताजी का पता नहीं चल रहा है। दादी भी साथ में थी, दवाई लेने गए थे लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अमित को भी परेशानी होती है, उसको भी टेंशन होती है, तो वो भी कहता है कि आप रुको, मैं भी आ जाता हूँ। और 2 दिन के बाद वो भी आ जाता है। पुलिस यहाँ पे अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इसके बाद अमित आता है तो अपने चाचा के पास जाता है और चाचा से बात करता है कि आखिर हैं कहाँ सब लोग। तो उसके चाचा कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता है। और उदित आया था, उदित ने बताया कि ऐसे ऐसे करके वो भैया और भाभी माँ को लेकर दवाई लेने गए हुए थे रायपुर, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के आए हैं और हमें भी नहीं पता चल रहा। इसके बाद हमें थोड़ी देर रुक के फिर अपने घर जाता है। घर जाता है तो देखता है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है। उसके बाद वो वापस आ जाता है कि चलो हो सकता है कि उदित कहीं आसपास गया हो, अभी आ जाएगा। जब उदित को फ़ोन लगाता है तो उदित का नंबर जो है वो स्विच ऑफ जाता है। अब इसके बाद वो इंतज़ार करता है। इसके बाद वो फिर थोड़ी देर में जाता है लेकिन फिर बाहर ताला लगा हुआ था। फिर उसको याद आता है कि हम उसके घर के पीछे वाला जो एरिया है जहाँ पर गार्डन वगैरह है, जहाँ पे उसके पिताजी और माताजी जो हैं वो पेड़ पौधे लगाया करते थे, उस एरिया में एक जगह ऐसी थी जहाँ से वो बाउंड्री से अंदर जा सकता था। तो वहाँ से वो पीछे जाता है और पीछे जाने के बाद उसको बहुत अजीब सा लगता है। अजीब सा ये लगता है कि जहाँ पर वो कुछ पौधे लगाया करते थे या सब्जियाँ थोड़ी बहुत लगा लिया करते थे, उस एरिया में वो एक प्रॉपर जो एक कहते हैं कि बेड जितना जो एरिया है वो वहाँ पर जली हुई चीज़ें पड़ी हुई थी। और जली हुई चीज़ों के पास से उसको जब देखता है गौर से तो वहाँ पे ब्लड के निशान भी थोड़े बहुत मिलते हैं और उसके अलावा उसमें से
हड्डियाँ मिलती हैं, हड्डियों के टुकड़े कुछ मिलते हैं। तो वो वहाँ पर डर जाता है और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वापस आता है और वापस आने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वालों को बोलता है कि आप लोगों को रिपोर्ट लिखवाइए, आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, आप लोग क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे घर पर आपने कोई एक्शन लिया? घर में जाकर देखिए, मैं पीछे वाले एरिया से अभी आया हूँ और वहाँ पर मेरे घर की जो है वो हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, आप मेरे घर की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस उसके घर जाती है। बाहर से ताला लगा होता है, वो ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनको बहुत सारी जगह पे ब्लड के स्टेन्स मिलते हैं, मतलब ब्लड के धब्बे मिलते हैं, खून के धब्बे मिलते हैं। जब उनको खून के धब्बे मिलते हैं तो वो फटाफट फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। फॉरेंसिक टीम जब आती है तो वो जितने भी एविडेंस उनको कलेक्ट करने थे वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। साथ में जो बोन्स मिली हुई थी जहाँ पे वो पीछे वाले एरिया में, तो वो बोन्स भी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो एविडेंस ले जाते हैं। अब पुलिस कहती है कि इस घर में और कौन था, तो अमित बताता है कि इस घर में मेरा बड़ा भाई उदित भी रहता है। तो वो कहते हैं उदित कहाँ है? कहते हैं हमें भी नहीं पता है कि उदित कहाँ है। जब उसका नंबर लगाया जाता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ होता है और इसके बाद पुलिस जो है वो उसके नंबर को स्विच ऑन होने का वेट करने लग जाती है और महज 10-15 दिन में ही, ज़्यादा समय नहीं लगता है, और उदित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उदित को घर लेकर आया जाता है, पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है, तो उदित पहले तो यही कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं खुद परेशान हूँ, अदरवाइज मैं आपके पास पुलिस कंप्लेन लिखवाने क्यों आता। इससे पहले जब आसपास पूछा जाता है, जब अमित से भी पूछा जाता है, उसके चाचा से भी पूछा जाता है, जो गांव का प्रधान है उससे भी पूछा जाता है, क्योंकि इनका जो घर है वो घर जो है वो गांव के आउटर एरिया में था, मतलब एक डिस्टेंस था, गैप था और घर बहुत बड़ा था। तो किसी को कुछ समझ सुनाई तो देता नहीं उस दिन, किसी को कुछ पता तो होता नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो उदित के बारे में पता लगता है कि उदित जो है वो थोड़ा सा ऐसा लड़का था जो मतलब चोरी भी करता था, साथ में शराब भी पीता था, इसके अलावा भी और भी नशे हैं जो वो करता होता था। सबसे बड़ी बात है कि वो कप सिरप, सबको पता है कि कुछ कप सिरप्स ऐसे हैं जिसमें नशा होता है, तो वो कप सिरप भी पीता होता था। और जो दुकान का मालिक है, दुकान के मालिक ने, जो कि गांव के सरपंच भी थे, उन्होंने बताया कि बहुत बार वो मेरी दुकान से भी कप सिरप लेकर गया है और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उसने दुकान में चोरी की है। लेकिन वो चूँकि घर का बड़ा बेटा था, लाडला था, तो उसको कोई कुछ कहता नहीं था। जब भी बात ऐसे आती थी कि चोरी की बात उसके पिता प्रभात तक पहुंचती थी तो प्रभात क्या करते थे कि वो पैसे दे देते थे और इसलिए वो जो बात है वो कंप्लेन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। और यही कारण है कि उदित के जो है हौसले बढ़ते जा रहे थे। इसके अलावा अब उदित बात बताता है कि ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन जब मैं घर में होता था, जब वो कबूल कर लेता है कि हाँ भाई मैंने ही अपने माँ बाप को और अपनी दादी को मारा है, तो फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने उनको मारा क्यों। कहता जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, चूँकि मेरा जो छोटा भाई है वो MBBS की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ने में तेज़ है, होशियार है, तो मेरे घर में मुझे ताने दिए जाते थे कि वो देखो तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ने में कितना होशियार है, वैसे क्यों नहीं बनते हो। हर बात पे ताने मारते थे। जब मैं पैसे खर्च करने के लिए बोलता था तो वो मुझे पैसे नहीं देते थे, तो मैं भी झुंझला जाता था, क्योंकि मेरा अपनी एक पर्सनैलिटी है और मेरे छोटे भाई की अपनी एक पर्सनैलिटी है। मुझे पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, उसको पढ़ने लिखने में रुचि थी। हम दोनों की अलग अलग अपनी एक बिहेवियर है, अपना अपना एक कुछ आदतें हैं, कुछ हॉबीज़ हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं समझते थे इस बात को और इसी बात को लेकर मैं खुन्नस में रहता था। 7 तारीख को मैंने अपने पिताजी से पैसे मांगे कि मुझे पैसे चाहिए और उन्होंने मना कर दिया कि तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए और तुम जाके फिर शराब पियोगे या फिर कप सिरप खरीदोगे, इसलिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात पर हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद मेरे जो पिताजी हैं मुझे डांटते भी हैं और मुझे मारते भी हैं। वहीं पर मेरी माँ भी पिताजी को कुछ भी कहने की बजाय मुझे ही उल्टा डांटने लग जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। इस बात में मैं बहुत खुन्नस में था। 7 तारीख को मैं तो बिना खाना खाए ही सो गया और
जब मैं सुबह उठा तो देखा कि मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माँ चैन की नींद सो रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। और इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुन्नस में आ गया और इसी के चलते मैंने हॉकी स्टिक उठाई और हॉकी स्टिक से उठा के उनके सीधा सर पर वार किया। जब उनके सर पे वार किया तो उनकी चीख निकल गई और उनकी चीख को सुनकर माँ उठ गई। और जब माँ उठ गई तो माँ ने बोलना शुरू कर दिया मुझे, और मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं किसी की सुन सकूं। तो मैंने यहाँ माँ को, पिताजी को छोड़कर अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। और जब माँ को मारना शुरू कर दिया तो मैं इधर कभी माँ को मारता, कभी पिताजी को मारता। और जैसे ही मैं पलट के देखता हूँ तो वहाँ पे दादी खड़ी हुई थी और मेरी दादी जो है वो भीख मांग रही थी कि उन दोनों को, मेरे बेटे को और मेरी बहू को छोड़ दो। अब मुझे था कि अगर मैंने इन दोनों को मार दिया और दादी को छोड़ दिया तो ये बुढ़िया किसी ना किसी से ज़रूर मेरी कंप्लेंट कर दी, ये बता देगी कि मैंने ही मारा है। और इसलिए मैंने उन दोनों को छोड़ा, क्योंकि वो दोनों ऐसे नहीं थे कि वो पलट कर मुझसे बचाव कर पाते। तो इसलिए मैंने उन दोनों को छोड़कर मैंने अपनी दादी को हॉकी स्टिक से वार किया और उनको तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गए। और उसके बाद वापस आके देखा तो मेरे माता और मेरे पिताजी दोनों जिंदा थे। मैंने फिर उनको तब तक मारना शुरू किया जब तक कि वो मर नहीं गए। उसके बाद चूँकि उनकी शरीर से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने उन तीनों की लाश जाकर बाथरूम में डाल दी कि अब जितना भी खून बहना होगा वो यहाँ से बह जाएगा। और उसके बाद मैंने लगभग 2-3 घंटे लगा के घर को साफ़ किया। और घर को साफ़ करने के बाद फिर मैं मार्केट गया, अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर आया। और मैं पूरे तरीके से आज़ाद था, क्योंकि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेरे घर में, मैं पहले खाने का सामान लेकर आया, घर में इत्मीनान से खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो मैंने मोबाइल फ़ोन जो है, जिस ऐप से हम ऑनलाइन शॉपिंग किया करते थे, उसी ऐप से मैंने अपने लिए एक फ़ोन मंगवाया। और उसके बाद पापा के ही अकाउंट से अब मुझे लगा कि नहीं, गर्मी ज़्यादा है, तो मैं अपने घर में एक एसी लेकर आया, एसी लगवाया। और एसी लगवाने के बाद अब 2 दिन के बाद मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि अब अगर मेरे माता पिता कोई दिखाई नहीं देगा तो लोग मुझसे सवाल करेंगे और ये बात जो है वो खुलासा हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपने चाचा के साथ मिलकर फिर पुलिस स्टेशन आया था और मैंने कंप्लेन की थी कि मेरे माता पिता और मेरी दादी नहीं मिल रहे हैं और वो दवाई लेने गए हुए थे बाजार। और इसके बाद जब मुझे अमित ने बोला कि मैं आ रहा हूँ रायपुर से, तो मुझे लगा कि अब जब वो आएगा तो हो सकता है कि उसको ये पता लग जाए कि मैंने ही तीनों का कत्ल किया है। और मुझे ये भी था कि अब अगर पिताजी की मौत हो जाएगी तो पिताजी की नौकरी, क्योंकि अमित जो है वो MBBS कर रहा है तो उसकी तो वैसी नौकरी लग जानी है। पर मुझे ये था कि अगर मेरे पिताजी की मौत हो जाती है और मैं नहीं पकड़ा जाता हूँ तो उसके बाद फिर मेरी भी अनुकंपा नियुक्ति जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, हक्की बक्की रह जाती है कि एक बेटा कितनी घिनौनी हरकत भी कर सकता है सिर्फ एक नौकरी के लालच में। तो इस तरीके से उदित जो है वो पकड़ा जाता है। और इसके बाद जब पुलिस गांव वालों से भी पूछताछ करती है तो वो भी इस बात का पुख्ता करते हैं कि उनके माता पिता की मौत के बाद उदित जो है, उदित भी पूछता होता था। जब उनका पता नहीं चल रहा था इन 2 दिनों में उदित के तीनों परिवार के लोगों का, तब उसके बाद उदित गांव वालों से ये पूछता था कि अनुकंपा नियुक्ति कैसे लगती है। और यही कुछ चीज़ें थी जो मतलब सस्पेक्ट करती थी उदित को। बार बार पूछ रहा था कि अनुकंपा नियुक्ति कैसे लगती है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो इन सब चीज़ों ने उदित को पकड़वा दिया। ये थी पूरी वारदात। क्या कहूँ, क्या सोचूं और क्या आपके साथ शेयर करूं। पर एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि कब मतलब ऐसा होता है, बहुत हद तक ये संभव है कि 60-70% केसेस जो है मर्डर के केसेस वो अपनों के थ्रू ही होते हैं, अपने ही कत्ल करते हैं।
पता नहीं अपनापन कहाँ चला जाता है, पता नहीं लोगों में अपना ये जो अपनत्व होता है, जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, जो इंसानियत होती है, वो कहाँ मर जाती है कि हम अपनों को ही मौत के घाट उतार सकते हैं। आप निकाल के देख लीजिए, जितनी भी क्राइम स्टोरीज होंगी उसमें मोस्टली यही आएगा कि किसी अपने ने ही अपने का कत्ल कर दिया। पता नहीं, कहते हैं किसी गैर का तो समझ में आता है कि चलो अटैचमेंट नहीं है, उसको जानते नहीं है, तब समझ में आता है, लेकिन एक अपने ही घर, अपने ही सदस्य का, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो नेबर्स हो, कोई भी हो, लेकिन जिसको हम अच्छे से जानते पहचानते हैं, उसका कत्ल भी करने का दिल कैसे कर जाता है। लेकिन ये होता है और ये हकीकत है। दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। अब वारदात ख़त्म करूं, क्योंकि आज कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आज सिर्फ एक ही बात बतानी थी आपको कि सोमवार से इस चैनल पर ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस आएंगे। हो सकता है कि मैं डेली भी अपलोड करूं, पर चूंकि उसका रीज़न ये है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। क्योंकि एक दिन जो है वो वीडियो उस चैनल पर आएगा, एक दिन इस चैनल पर आएगा। चूँकि वो मेरा नहीं था, वो किसी और का था, लेकिन मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, तो मैं उसको केयर टेकिंग कर रही हूँ। मेरे लिए एक दिन में 2 वीडियोस को सर्च करना, 2 वीडियोस की स्टडी करना और 2 स्टोरीज़ के लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक दिन इस चैनल पर वीडियो आएगा और एक दिन उस चैनल पर वीडियो आएगा। दोनों ही नए वीडियोस होंगे, तो आप ज़रूर देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन एक नया जो है वो स्टोरी आप तक ज़रूर पहुँचे। सिर्फ जागरूक करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है। और हकीकत यही है कि हमारे बीच में और आपके बीच में और क्राइम के बीच में फ़ासला सिर्फ उतना है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें क्राइम चैनल्स। बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सबक देते हैं, आपको जागरूक होना सिखाते हैं। ये कोई वारदात थी। अब वारदात ख़त्म करूँ से पहले सवाल तो नहीं करूँगी, लेकिन मैंने जो पहले सवाल आपसे किया था, उस सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ऐसी कौन सी लेक है, ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर पक्षी और जानवर उस पानी को टच भी करते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं। मान्यता है ऐसी, और ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव भी है उस जगह के लोगों का। तो दोस्तों, राकेश जी ने जवाब दिया था। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपका मतलब कॉन्टिन्यूसली आपका हर सवाल का जवाब मेरे पास आता है और उसके बाद आपका मोटिवेशनल मैसेज आता है, तो तहे दिल से धन्यवाद। सच में आप उनमें से हैं जो कोई भी वीडियो मिस नहीं करते हैं, तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। और इसके अलावा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। और इसी तरीके से अच्छी मतलब एक ऐसी स्टोरीज़, एक ऐसी वारदात जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके, वो वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ। तो उसका जवाब यही है कि नेट्रॉन लेक है, जो नॉर्थ तंजानिया में है। और वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग मान्यता है कि जानवर हो या पक्षी हो, अगर उस लेक का पानी टच भी कर लेते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं। और इसी कारण से उस लेक के आसपास भी कोई नहीं जाता है। और उसका रीज़न ये है कि आप अगर उस लेक के पास अगर सर्च भी करेंगे और लेक के पास अगर जाएंगे भी, तो वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट वो पक्षियों की, जानवरों की पत्थर कन्वर्टेड वहाँ पे स्टैचूज़ हैं, पत्थर से बनी हुई, एक्यूरेट। मतलब आइज़ भी हैं, विंग्स भी प्रॉपर उसी तरीके से हैं, पैर भी उसी तरीके से, उंगलियां भी उसी तरीके से हैं। तो इसलिए माना जाता है कि इस पानी को अगर टच भी कर लेते हैं तो पत्थर बन जाते हैं। तो ये था उसका जवाब। आज सवाल नहीं करूंगी, सवाल आपसे करूंगी सोमवार को। हो सकता है कि ये वीडियोस मंगलवार को आए, सोमवार को दूसरे चैनल पर वीडियो आए। देखते रहिए दूसरे चैनल को भी। डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए दोनों चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।